हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो लगभग 10 से 11 आर्टिकल इसमें समेटे गए हैं और इनका जो भी फर्दर वैल्यू एडिशन है वो नोट्स के आकार में दे दिया गया है। और ये जो भी पीडीएफ है इसका हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा। आप उसमें जुड़ के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अ सेकेंड होम फॉर द चीतास। तो चीता के लिए अभी क्या किया जा रहा है, एक सेकेंड होम ढूंढा जा रहा है। मतलब सेकेंड आपके जो फर्स्ट टाइम कुनाऊ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, लगभग इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग आपके 26 चीता जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। तो अभी सेकेंड टाइम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, तो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। ओके, तो इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 6 से 8 चीता आएंगे साउथ अफ्रीका से। तो अभी ये चीता रीलोकेशन के बारे में इन फ्यूचर में प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली आपका जीएस पेपर 3 में जो हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो रीलोकेशन से पहला तो ये है, हमारा हिस्ट्री हमें जानना होगा कि चीता इंडिया में पाए जाते थे और ये एक्सटिंक्ट हो गया था इन 1952। तो उसके बाद आपका कैसे इसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई, जो जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेती है वो हम जीएस पेपर 2 में देखते हैं। तो जीएस पेपर 2 3 का एक आपका मिश्रण होके इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो भी चीजें हैं इसमें मेंशन की गई है। तो क्यों री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? ओके, रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, बूस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ बेस्ड इको टूरिज्म, ओके, इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन कंजर्वेशन। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसी के साथ क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस है, ओके, एडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल कंसर्न्स क्या क्या है, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि कुनाऊ नेशनल पार्क में जो भी चीता री इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उसमें से कुछ चीताओं का डेथ हो गया था। तो उसी रिगार्डिंग क्या है, अभी ये चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है कि इनका जो सर्वाइवल है और एडाप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उनका एडाप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे इंसानों को होता है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो वो पहले अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, सर्वाइवल में दिक्कत आती है और धीरे धीरे वो अडाप्ट करने लगते हैं, सर्वाइव करने लगते हैं। ओके, तो एडाप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल का जो भी कंसर्न है उसको हमें ठीक करना ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। ओके, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें मेंशन की गई है, आप देख लीजिएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है अबाउट जो आरबीआई का रेट कट है उसके बारे में। ओके, तो जो भी रेट कट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने लाया है जिसके वजह से अभी आपका जो 6.25 हो गया है हमारा आपका आरबीआई का जो रेपो रेट है वो, तो उसमें अभी ये कैसे हमारे बिजनेसेस को मदद करेगा, कैसे कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। ओके, और क्या ये बूस्ट कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हैं। ओके, क्योंकि आपका सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करना या चीप लोन प्रोवाइड करने से क्या है, लोगों के कंजम्पशन या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ता है। उसके साथ क्या है, जो डिफरेंट और आपके कंसर्न्स है, कल जैसे हमने बताए थे कि आपका अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपका लैंड एक्विजिशन अच्छा होना पड़ेगा। फिर आपका सेकेंडली लेबर लॉ जो भी है वो फ्लेक्सिबल होने पड़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें, फिर आपका जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होता है या फिर पॉलिसी अनसर्टेनिटीज होती है उनको भी दूर करना होगा। तो ये हमने जो भी पास्ट डिस्कशन किए हैं उसी से मिला जुला आर्टिकल है। लेकिन फिर से क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ये चीज़ें लगातार डिस्कशन में है। और जो चीज़ें लगातार डिस्कशन में रहती है, जो चीज़ें हमें ये बताती है कि हमारे देश में ये सारी दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों के ऊपर सवाल बनता है। ओके, क्योंकि एपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसीलिए क्या है, आपका ये सभी चीज़ों को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, ये आर्टिकल पास्ट में ये सेम टॉपिक पास्ट में था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे, फिर से इसको कवर करना ज़रूरी है। जितने बार आता है उतने बार कवर करना चाहिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो होता रहे और आपको आपका जो नॉलेज का एक डेप्थ है वो बढ़ता रहे, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट मिलते रहे, आप इसको होलिस्टिकली कवर कर पाए, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स के साथ इसको पेपर के साथ इसको आप इंटरलिंक्ड कर पाए। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग एआई, क्योंकि अभी एआई समिट शुरू होने वाला, शायद आज से शुरू हो गया है फ्रांस में, तो उसमें हमारे पीएम मोदी साहब भी अटेंड कर रहे हैं उसको, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन इसमें क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या डेवलपमेंट देखा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कैसे एक आपका टेक वार चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, और चाइना का जो नया डीप सीक है वो कैसे चैलेंज कर रहा है जो आपका चैट जीपीटी है बाय ओपन एआई। तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है, और फिर इसमें इंडिया का एंगल भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया ने कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं एआई को डेवलप करने के लिए। ओके, तो और कौन कौन से चैलेंजेस हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम हार्डवेयर में वीक है, ओके, और उसको टेकल करने के लिए आपका सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन में, फिर आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में ध्यान दिया जा रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर एआई का डिफरेंट फील्ड में एप्लीकेशन कैसा रहेगा, और इसके एप्लीकेशन से सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जा सकता है, क्या एथिकल कंसर्न्स है, सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये हर पॉसिबल एंगल से चीज़ें इसमें दिखाई गई है जो आने वाले समय में एग्जाम में आ सकती है, और आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ओके, तो जैसे एक आपका देखिए पहला टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर दूसरा टॉपिक जो देखा हमने ये इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, फिजिकल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब थीम है, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एआई के ऊपर है। एआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी को लिंक करके पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 पॉलिसी को लिंक करके, आईआर को लिंक करके पूछा जा सकता है, गवर्नेंस कैसे इन्हांस हो सकता है उसको लिंक करके पूछा जा सकता है। फिर जीएस 3 में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग कैसे इंश्योर कर सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। ओके, फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एआई का क्या रोल रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई का क्या रोल रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एआई का क्या रोल रहेगा। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जरूरी है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट से जरूरी है, और सभी चीजें इसमें समेटी गई है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका बूस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हाल ही में जो बजट आया उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेगमेंट में ध्यान दिया गया, और आपका 20,000 करोड़ फंड दिया गया है फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च के लिए। ओके, तो इंडिया जो है वो अपना जो R&D इकोसिस्टम है उसको ठीक करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं जो भी आपके डेवलप्ड नेशन है, ओके, जो इकोनॉमी में बहुत आगे निकल चुके हैं और प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, उसमें से जो भी देश है जैसे आपके यूएसए है, जापान है, फिर चाइना है, साउथ कोरिया है, तो ये सभी देश आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ गवर्नमेंट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग है लगभग जीडीपी का आपका 3 to 5% है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ लगभग 0.65% ही है। ओके, और जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम है, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन में उनका जो फंडिंग है लगभग टोटल फंडिंग का 30% आता है, और गवर्नमेंट के ओर से 70% आता है। लेकिन जो डेवलप नेशन है उसमें आपका 70 से 80% जो खर्च है R&D में वो प्राइवेट सेक्टर कर रही है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, इन डेवलप नेशंस को उनका जो स्टेटस है वो बनाए रखने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर रही है। तो इसके लिए क्या है, इंडिया को भी इन चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, हमें सीखना है इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से कि ये जो भी नेशन है कैसे इन चीज़ों से अपना जो डेवलपमेंट है वो एंश्योर कर रहे हैं। तो हमें भी क्या है, आपका R&D में सफलता प्राप्त करनी होगी अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना है तो। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया गया है, सारी डेटास भी दी गई है। चाइना कितना स्पेंड करता है, 2.4% ऑफ जीडीपी, यूएस 3.5%, इजराइल तो 5.4%। ओके, और इसी में इंडिया का भी डेटा होगा, 0.65 बताया था मैंने, ये 64 है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होगा। तो बहुत ही लोएस्ट है देखा जाए तो, इसीलिए हम क्या है, आपके एआई हो, रोबोटिक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिक्स हो, आपका फिर सुपर कंप्यूटिंग हो, इन चीज़ों में हम क्या है, अभी भी पीछे हैं। तो ये R&D को बढ़ाना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग एन एरोस्पेस एक्सपो। तो एरोस्पेस एक्सपो चालू हो गया है बेंगलोर में। तो इसमें क्या है, लगभग 100 से भी ज़्यादा देशें पार्टिसिपेट कर रही है। तो जैसे हम देखते हैं ना, बिजनेस एक्सपो होता है या फिर ट्रेड एक्सपो होता है, जिसमें डिफरेंट सामान का आपका एग्जीबिशन होता है, दिखाया जाता है, लोग देखते हैं, खरीदते हैं। तो ये उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि एरोस्पेस एक्सपो हो रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जो भी इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उन चीज़ों को यहाँ रखेंगे, स्पेशली एरोस्पेस रिलेटेड। ओके, तो जैसे तेजस हो गया, ब्रह्मोस हो गया, इन चीज़ों को आपका डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, हमें ये बताएंगी कि हम डिफेंस में कितने कैपेबल बन रहे हैं। और हमने अब तक लगभग 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पा लिया है, और 30,000 तक का पाने का हमारा टारगेट है बाय 2030। तो इन चीज़ों को हमें पाने के लिए ऐसे जो भी चीज़ें हैं, एक्सपो, एरोस्पेस एक्सपो, ये चीज़ें हमें मदद करेंगी। ओके, और हमारा जो एक आत्मनिर्भर भारत का गोल है डिफेंस के सेक्टर में, वो अचीव करने में मदद करेगा। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें मेंशन की है। तो इसमें एरो इंडिया 2025 हेल्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम February 10 to 14। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें क्या है, आपका इंडियाज विजन टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, जो स्कीम है हमारा आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो इन चीज़ों का जो सक्सेस है उसको दर्शा रहा है। ओके, बाकी जो भी चीज़ें हैं सब इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं पे नंबर था 109 के लगभग, तो ये आपको देखना ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, ये रहे पार्टिसिपेशन फ्रॉम 106। ओके, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो इसमें आपका यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, इसराइल है, जापान है, यूके है। ओके, देश नहीं, जो मैन्युफैक्चरर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है कीप अ वॉच ऑन द ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस। ओके, तो ये जो ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस है, जो वायलेंस बढ़ रहा है स्पेशली बाय आपके नॉन स्टेट एक्टर्स, जो टेररिज्म है, तो ये टेररिज्म बढ़ क्यों रहा है आज के समय पे, और ये टेररिज्म कैसे आपका डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे एआई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसको कैसे इस्तेमाल करके इनका जो रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। ओके, फिर कैसे ये लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसी के बारे में ये आर्टिकल मेंशन कर रहा है। तो आपका इसमें हम ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया हो या फिर जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के समय पे आपका इनोवेशन हो रहा है, उनका आपका टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इन सब चीज़ें, ये सभी चीज़ें कैसे टेररिज्म रिलेटेड गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और उनको एक ईज प्रोवाइड कर रही है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आप टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज देख सकते हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज। ओके, और इसी के साथ आपका इसको कैसे टेकल किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई है। ओके, कैसे टेकल किया जा सकता है, तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विल द बेबी बी अ बॉय और गर्ल। तो इसमें कैसे जो आपका बेबी होता है उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, कैसे बायोलॉजिकली सेक्स डिटरमाइन होता है बाय एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, उसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो जब स्पर्म, हमें ये पता है कि स्पर्म कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम, और आपका जब मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर आपका वुमेन का भी एग जो है एक्स क्रोमोसोम होगा तो एक्स एक्स मिलके फीमेल होगा। और अगर आपका स्पर्म है जो मेल का पार्ट होता है, अगर वाई क्रोमोसोम होगा और जो एग है एक्स होगा, एक्स वाई मिलके मेल होगा। तो इसी के रिगार्डिंग अभी क्या है,
हाल फिलहाल में नए रिसर्च आए हैं, तो वो रिसर्च क्या दर्शाता है उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगी। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो अगेन जो हमारा एरोस्पेस एक्सपो चल रहा है बेंगलोर में, उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो इसमें हमारा जो भी इंडिजीनियस डेवलपमेंट है, जैसे आपका एल सी ए तेजस है, तो उसको शो किया गया है। तो वो कैसे आपका सॉरी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत उसको डेवलप किया गया, और कैसे इसका जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है। कौन कौन सी देशें हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है कि तेजस को खरीदना है और इंडक्ट करना है उनके अपने डिफेंस एयर सर्विस में। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जो तेजस है उसका भी डिफरेंट वेरिएंट्स है, तो ये सभी वेरिएंट्स इसमें मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। किसने डेवलप किया है? हॉल ने। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और फर्दर ये मेंस में भी पूछा जा सकता है कि हम कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और ये कैसे आपका इकोनॉमी का भी इसका एंगल आ सकता है, कैसे ये इकोनॉमी में मदद करेगा, कैसे जीडीपी को बूस्ट करेगा, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, इंपोर्ट घटाएगा, ओके, करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगा। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। इसके उपरांत कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ओके, कैसे आर&डी को बूस्ट करेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, और जीएस पेपर 2 में क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और ये अगेन आपका जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है। एथिकल एंगल भी इसका रहेगा कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा सामान है, वो किसी ऐसे हाथों में नहीं जाना चाहिए जिससे क्या है, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बढ़े। ओके, और या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखाई दे, जैसे आपका गाज़ा में दिखाई दिया। ओके, यूक्रेन और आपका रशिया के वार में दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक एथिकल एंगल भी आ जाता है। हमें जो भी एक्सपोर्ट करना है वो बहुत एथिकली करना है ताकि इसका सही इस्तेमाल हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट रेड होल माइनिंग इन मेघालय। ओके, तो रेड होल माइनिंग को लेके बहुत सारे कंसर्न है। 2014 में जो एनजीटी है उसने रेड होल माइनिंग को बैन कर दिया था। ओके, लेकिन अभी भी रेड होल माइनिंग चल रहा है, क्योंकि मेघालय में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या है, ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग एवेन्यूज़ नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रिस्की वेंचर्स में जुड़ गए हैं या फिर काम कर रहे हैं। और ये कैसे चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहा है, इसके उपरांत ये कैसे जो एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन कर रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन, फिर आपका वाटर का डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। इस आर्टिकल को आर्टिकल 371 से जोड़ के देखा गया है। तो आर्टिकल 71 क्या है, अभी आर्टिकल 71 में आपका डिफरेंट सबसेक्शन में डिफरेंट स्टेट्स को, जैसे नागालैंड, आसाम, मणिपुर, फिर मिजोरम, इन सभी को क्या किया गया है, स्पेशल आपका स्टेटस दिया गया है कि स्टेट, जो भी स्टेट है अंडर दिस आर्टिकल 371, ये क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमरी लॉ, लैंड रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मिजोरम इसके बाहर, सॉरी, मेघालय इसके बाहर है। और एक चीज देखिएगा, ये हमारी तरफ से थोड़ा गलती हो गया है। ये आर्टिकल 371 जी में आपका मिजोरम आता है, तो ये चीज़ें थोड़ा आप अपनी तरफ से करेक्शन कर लीजिएगा। तो अभी मेघालय क्या कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि इनको आर्टिकल 371 के अंडर स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो जब आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, तो जो भी स्टेट में, मेघालय में जो भी रिसोर्सेस है उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल बढ़ जाएगा, और तब क्या है, स्टेट इन सभी चीज़ों को टेकल कर पाएगी। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगर अभी आर्टिकल 371 के अंडर स्पेशल स्टेटस अगर प्रोवाइड किया जाए मेघालय को, तो इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ें भी हमने एंड में मेंशन की है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ मेंशन की गई है। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ग्रांटिंग आर्टिकल 371 ए लाइक स्टेटस टू मेघालय। ऐसे तो 371 नागालैंड के लिए है, तो उसको कंपेरेटिव एनालिसिस दिखाया है कि 371 ए नागालैंड को देने की वजह से क्या है, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट का नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ऑटोनॉमी ज़्यादा है।
ओके, तो ये चीज़ें क्या है, मेघालय भी अभी डिमांड कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, ये आर्टिकल आया है और इन फ्यूचर क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि आपका जो पास्ट के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर है उसमें आर्टिकल 371 के बारे में ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद जीएस पेपर 2 में पूछा था, तो ये फिर से ज़रूरी हो जाता है। ओके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी यूपीएससी स्पेशल इंटरेस्ट लेती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका जो स्लेंडा लॉ है। हमने पास्ट में भी इसको देखा था कि कैसे स्लेंडा लॉ की वजह से हमारे जो भी न्यूक्लियर डील है, एग्रीमेंट है विथ यूएसए, फ्रांस, ओके, ये कैसे स्टॉल्ड हो गई है, क्योंकि जो स्लेंडा लॉ है उसके अंतर्गत आपका जो भी न्यूक्लियर डैमेज होगा उसका लायबिलिटी सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर नहीं रहता है, सप्लायर के ऊपर भी रहता है। तो अभी इसके वजह से क्या है, जो भी सप्लायर्स है यूएसए के, फिर आपके फ्रांस के, वो डर रहे हैं कि कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको बहुत हैवी पेनल्टी भरना पड़ेगा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए अभी क्या है, स्लेंडा लॉ और इसी के साथ जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, इसको अमेंड करने का बारे में चर्चा हो रहा है। ओके, तो इसके दोनों ही साइड है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। अगर स्लेंडा लॉ को अमेंड करके जो आप सप्लायर्स का लाइबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या है, वो जो भी सामान हमें भेजेंगे वो चीप क्वालिटी का होगा। फॉर एग्जांपल जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में देखा गया था, जिसमें जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी यूएसए की, उसका चीप सामान की वजह से ही और मेंटेनेंस खराब होने की वजह से ही क्या हुआ था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो इन फ्यूचर क्या है, अगर ये स्लेंडा लॉ को अमेंड कर दिया गया तो इससे क्या है, ये कंसर्न्स रेज हो रहे हैं फिर से। ओके, नो डाउट इसका पॉजिटिव साइड भी है कि हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन बढ़ेगा और देश में जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो दूर होगा, ये इकोनॉमिक आपके डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो ये सभी चीज़ें तो है ही, लेकिन इसी के साथ क्या है, इसका कंसर्न भी देखा जा रहा है। तो सभी दोनों ही साइड को हमें देखना है और एक बैलेंस अप्रोच रखना है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये इन फ्यूचर आप श्योर शॉट रहिए कि ये पूछा जा सकता है। ओके, चलिए सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग रेलवे। तो रेलवे का जो बजट है उसमें खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, जबकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो अभी उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि जो बजट है उसमें जो भी आपका इंक्रीज नहीं हुआ है उसकी वजह से ये रेलवे को कैसे इम्पैक्ट करेगा और रेलवे में अभी भी कौन कौन सी डेवलपमेंट होनी बाकी रह गई है। ओके, जैसे कवच सिस्टम है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मुद्दा है, ओके, जो फ्रेट कॉरिडोर बनाने हैं, तो उस रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है, क्योंकि रेलवे बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रेलवे क्या करता है, आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा कनेक्ट करता है और ये पैसेंजर के लिए एज वेल एज फ्रेट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे आपका जो वर्कर्स मूवमेंट है एज वेल एज जो गुड्स का मूवमेंट है वो इन्हेंस होगा। और जब तक हमारा गुड्स का मूवमेंट, वर्कर्स का मूवमेंट ठीक नहीं होगा, तब तक हम क्या है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, आपका कनेक्टिविटी या फिर जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है हमारे जीएस पेपर 3 में, उसके लिहाज से ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन की है, तो आप एक बार इसका एनालिसिस देख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि बजट क्या है, आपका हमारा जितना भी सेक्टर है, सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, सभी में पैसे एलोकेट करता है। तो इसीलिए क्या है, जितने भी सेक्टर है वो सेक्टर आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसमें कौन कौन से पोटेंशियलिटीज़ है, चैलेंजेस है, गवर्नमेंट कैसे फिस्कल पॉलिसी ले रहा है, कितना कैपेक्स डाल रहा है इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लास्ट ईयर एपीएससी में भी आपका यूनियन बजट में रेलवे के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इससे मैं आपको एक हिंट देना चाह रहा हूं कि ये जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी है और हमारा जो भी प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए, हम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, इसमें क्या है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है। तो आप इसमें विश्वास करके ये आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, थोड़ा लंबा है नो डाउट,
और थोड़ा हम कम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत लंबा बनाना पड़ता है इसको, और पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें तो इसमें बहुत समय बीत जाएगा और हमारे जो भी फाउंडेशनल क्लासेस है उसमें हमें दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। थोड़ा सा पहले आपको मेहनत लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगेंगे, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। ओके, तो थोड़ा समय लगेगा, सभी का जो समय लगता है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करता है हाउ हैज़ द बजट एलोकेटेड फंड्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन जो था ये बजट रिलेटेड था, रेलवे में बजट क्या ऑफर कर रहा है। ओके, फिर आपका अभी आ गया कि अर्बनाइजेशन में बजट क्या ऑफर कर रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया तो लग गया ना कि बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर बजट से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, सीधा सीधा बजट को लिंक नहीं भी किया जा सकता है, तो आप ये टॉपिक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक क्या है, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। ओके, तो बजट एलोकेशन में आपका एलोकेशन बढ़ाया गया है, लेकिन कैसे आपका अगर एलोकेशन बढ़ाया गया है फिर भी क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से जो रियल टर्म में अगर देखें तो ये एलोकेशन कम ही है। ओके, और प्लस आपका जो भी एलोकेटेड अमाउंट है वो कैसे अनस्पेंट रह जा रहे हैं और उसमें क्या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें गवर्नेंस, इस टॉपिक में गवर्नेंस को भी लिंक किया गया है, क्योंकि गवर्नेंस की आपका बैड गवर्नेंस होने की वजह से और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होने की वजह से जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें जो भी पैसे लगने हैं वो नहीं लगे हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आज का डिस्कशन का आखिरी टॉपिक था, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये भी आप अपनी ओर से कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, और कोई भी आपका डाउट रहता है, ओके, एनीथिंग, तो आप उसको कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।